आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 10 में है दम। 10 में है दम में आज क्या है खास, आइए फटाफट से हम आपको यहां पर बता देते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रही ऑपरेशन बुलडोजर पर सियासत किस तरह से आकर गर्म है। जी हां, इसके अलावा बात होगी यूपी परीक्षा लीक मामले की, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या यह खुलासा हुआ है और क्या कुछ वीडियो सामने आया है, वो वीडियोस भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज सिंघू बॉर्डर से क्या कुछ खबर आई है, वो 5 नाम कौन से हैं जिन पर लगी है मोहर। इसके अलावा बात होगी ओमाइक्रॉन की, जिसने खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन बुलडोजर पर सियासत किस तरह से गर्म है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उनका यह कहना है कि अगर वो वापस सत्ता में आते हैं तो फिर बुलडोजर को भी वापस ले आएंगे। अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी ने कहा है कि देखा था कि किस तरह से थानों पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो गुंडों का कब्जा हुआ करता था। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो बुलडोजर वाले हैं, इनका मुंह दिखाई दे रहा है खेत में। वो बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई है, गुंडे माफिया मवाली तत्वों का बोलबाला पुलिस पर रहा है। थानों से लेकर कप्तान तक के कार्यालयों पे समाजवादी पार्टी के गुंडे कब्जा करके बैठते थे। सरकार पहले उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करे। चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर सियासत गर्म है। सत्ता में आने के बाद से ही योगी सरकार माफिया के साम्राज्य को नष्ट कर रही है। मुख्तार और अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। योगी सरकार के बुलडोजर अभियान से अपराधी भयभीत हैं, तो वहीं अखिलेश यादव को योगी बुलडोजर रास नहीं आ रहा। वो हर चुनावी मंच पर इस बुलडोजर को वापस भेजने की बात कर रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। ये जो बुलडोजर वाले हैं, इनका मुंह दिखाई दे रहा है खेत में। रात रात जगना पड़ रहा हमारे किसानों को। बताओ, बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? अखिलेश के बयान पर योगी सरकार के मंत्री भी पलटवार कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश के बयान से ये साफ है कि वो किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर वापस हो जाएगा। अब वो किसका समर्थन कर रहे हैं बुलडोजर वापस करके? बुलडोजर हमने तो आम आदमी पे चलाया नहीं। जिन्होंने अवैध तरीके से गरीबों का खून पसीना की जो कमाई है उसको चूस कर उन्होंने अपनी जमीन हत्याई उन्हीं की और उसी पे अपने अवैध घर बनाए, उन्हीं को हम बुलडोजर उन पे चला रहे हैं। सरकार पहले उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करे और टॉप 10 अधिकारियों में कितने लोगों के घर बुलडोजर चला है और कितने लोगों को संरक्षण योगी सरकार कर रही है, ये अपने आप पता लग जाएगा। सिद्धार्थनाथ सिंह जी केवल बोलते रहते हैं, अब बोलने वाले मंत्री बचे हैं। भ्रष्टाचार के चलते विभाग बदल दिया गया है, इसलिए वो भी डिप्रेशन के शिकार हैं। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश के बयान पर जोरदार प्रहार किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी सरकार में थानों पर गुंडों का कब्जा रहता था। अखिलेश का सत्ता में आने का सपना पूरा होने वाला नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव भी मुगालते में हैं। उनको ये धरातल का ज्ञान अच्छी तरह है, केवल बयान देकर के अपने समर्थकों में उत्साह भर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जहां भी वो जा रहे हैं केवल लाल टोपी वाले ही उनके आसपास हैं। कोई साधारण जनता या आम जनमानस का कोई भी योगदान उनकी रैलियों में, उनके जुलूसों में नहीं है और सत्ता में आने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ कर दिया कि 2022 की लड़ाई बुलडोजर बनाम माफिया की ही होने वाली है। अब मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार माफिया जो गरीबों की जमीन को कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी बनाते थे, अब बीजेपी सरकार इन माफियाओं से गरीबों की जमीन को खाली कराकर गरीबों के अच्छे और भव्य मकान बनाकर गरीबों को दे रही है। और जनता देखेगी कि कौन अपराध को समाप्त कर सकता है, कौन अपराध को बढ़ा सकता है, ये तो जनता बताएगी।
अब आपको बताते हैं कि कैसे योगी का बुलडोजर अपराध के साम्राज्य को ध्वस्त कर रहा है। अब तक माफियाओं की 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों की 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। मुख्तार गैंग के 97 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार गैंग के 75 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अतीक और उसके सहयोगियों की 203 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। अतीक गैंग के 17 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। 44 सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोली गई। माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली कार्रवाई को देखकर ही गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में कहा था, उत्तर प्रदेश में माफिया मुर्गा बन गया है। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी। आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति बदलने में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दोनों ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक और सांसद रह चुके हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में अखिलेश बुलडोजर को वापस बुलाने वाले बयान के जरिए ऐसे तत्वों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने पर उनको भी राहत मिलने वाली है। साफ है कि चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए अखिलेश माफिया और उनके सहयोगियों को भी खुश करने में लगे हुए हैं। उधर बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, माफियाओं पर तो बुलडोजर चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं यूपी टेट परीक्षा लीक मामले की। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। न सिर्फ इतना बल्कि एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया है। और इस सीसीटीवी फुटेज में जो 2 शख्स नजर आ रहे हैं, हालांकि वो तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इधर एसटीएफ की जांच में ये सामने आया है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, यानी कि संजय उपाध्याय और राय अनूप प्रसाद। देखिए रिपोर्ट। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे ये 2 शख्स अब सलाखों के पीछे हैं। सफेद शर्ट स्लेटी पैंट में दिख रहा ये आदमी अनूप प्रसाद है, जबकि पीली टी शर्ट स्काई ब्लू जीन्स पहना हुआ शख्स संजय उपाध्याय है। अनूप प्रसाद को पेपर छापने का ठेका मिला था, जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी रहे संजय उपाध्याय पर आरोप है कि उन्होंने अनूप को ठेका दिलाने में मदद की थी। 23 अक्टूबर 2001 को राय अनूप प्रसाद ने नोएडा के होटल में संजय उपाध्याय से मुलाकात की थी। 26 अक्टूबर को राय अनूप प्रसाद की कंपनी को यूपी टीईटी पेपर छापने का ठेका मिला। आरएसएम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड को 13 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया। यूपी एसटीएफ ने राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी रहे संजय उपाध्याय की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। 28 नवंबर को यूपी टीईटी का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले लीक हो गया था। योगी सरकार ने तुरंत परीक्षा को रद्द कर दिया था। सीएम योगी ने उसी दिन कहा था कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। सीएम योगी की सख्ती का असर है कि एक हफ्ते के अंदर मुख्य आरोपी समेत अन्य लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि संजय उपाध्याय और राय अनूप प्रसाद पहले से एक दूसरे को जानते थे। अनूप की कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसकी जानकारी होने के बाद भी संजय ने अनूप की कंपनी को बिना कोई गोपनीय जांच कराए ही वर्क ऑर्डर दे दिया और उसकी प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण तक नहीं किया गया। एसटीएफ की जांच में संजय उपाध्याय को सरकारी धन का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग में एक प्रश्न पत्र की छपाई में 50 रुपए तक का खर्च आता है, जो साधारण प्रिंटिंग की तुलना में काफी अधिक होता है। इन सभी तथ्यों की जानकारी होने के बाद भी एक ऐसी कंपनी को पेपर छापने का काम दिया गया जो एक भी मानक को पूरा नहीं करती थी। यूपी टीईटी का पेपर लीक तो हो गया, लेकिन सीएम योगी ने अपनी कार्रवाई के जरिए बता दिया कि वो एक भी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेपर लीक में शामिल 2 मुख्य आरोपी राय अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय को भी जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसटीएफ दोनों से पूछताछ कर रही। एसटीएफ की कोशिश है कि पेपर लीक से जुड़े हर शख्स को जल्द से जल्द बेपर्दा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बॉर्डर पर आंदोलन कब खत्म होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई
और इसमें उन 5 नामों पर मोहर लगाई गई जो सरकार की ओर से मांगे गए थे। कमाल की बात तो यह है कि इन 5 नामों में राकेश टिकैत का नाम कहीं नहीं है। अब जो अगली बैठक है वो 7 दिसंबर को होगी, यानी कि आज से 3 दिन बाद। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले पे बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और केसेस की वापसी की और उसका जो 700 शहीद हुए हैं उनकी कंपनसेशन की। गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद भी आंदोलनकारियों के तंबू लगे हुए हैं। आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज सुबह से ही देश की निगाहें सिंगो बॉर्डर पर लगी हुई थी। उम्मीद जताई जा रही थी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलनकारी घर वापसी का ऐलान करेंगे। जो लोग बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे थे उनके हाथ फिर से मायूसी लगी, लेकिन सहमति की गाड़ी थोड़ी आगे जरूर बढ़ी है। सरकार के साथ बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 नेताओं की कमेटी बनाई। कमेटी में बलबीर राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का, युद्धवीर सिंह, अशोक धवले के नाम शामिल हैं। 5 लोगों की यह कमेटी सरकार के साथ सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बनाई गई है, जिसमें एमएसपी भी शामिल है। एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले पे बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। सरकार से उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज तक कोई लिखित हमारे पास पत्र नहीं आया। जो हमारे साथियों ने बताया वो हमारी मांगे हैं। पूर्व का अनुभव हमारा नहीं रहा अच्छा। मंदसौर गोलीकांड में कहा था सरकार ने कि हम 1 करोड़ देंगे, दिया, नौकरी भी दी, पर मुकदमे अभी भी हमारे 9000 मुकदमे चल रहे हैं। तो जहां भी ये आंदोलन होता है तो ये हमारी थर्ड पहली है। गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी कानून, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाने की मांग, किसानों पर मुकदमा वापस लेना और किसानों के परिजनों को मुआवजा देना शामिल है। बिजली बिल 2020 का और पराली वाला प्रदूषण का और केसेस की वापसी की और उसका जो 700 शहीद हुए हैं उनकी कंपनसेशन की। जितनी पेंडिंग बातें हैं, जैसे लेखमपुर वाली घटना, ये सारी की सारी जितनी सरकार ने मान ली, इनके ऊपर क्या अमलदारी है सरकार की। जो सरकार मानेगी वो लिखती रूप में हमारे पास आएगी। देश को समस्या नहीं समाधान चाहिए। पीएम मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करते हुए किसानों से अनुरोध किया था कि वो वापस अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन मोदी विरोध में कुछ लोग आंदोलन के नाम पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि किसान सड़क से उठकर खेतों और घरों की ओर लौटें। लेकिन देश के अन्नदाता को ये बात समझनी होगी कि आंदोलन की हट समस्या का समाधान नहीं है, इसे सिर्फ बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन आप ये सोचिए कि इस आंदोलन के चलते कितना पैसा स्वाहा हो गया है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब तक कितना नुकसान हुआ है। किसान आंदोलन पर ये CAIT की रिपोर्ट है। आपको बता दें कि 7,000 करोड़ का नुकसान पिछले 1 साल में अब तक हो चुका है। 30 से 40% माल की ढुलाई इससे प्रभावित हुई है, क्योंकि रोजाना 50,000 ट्रकों की दिल्ली में एंट्री होती है, जबकि दिल्ली से बाहर 30,000 ट्रक्स जाते हैं और इसी से बहुत ज्यादा असर पड़ा है और आधे से भी कम ट्रकों की आवाजाही हुई है। तो आप सोचिए कि किस तरह से जो माल ढुलाई हो उस पर भी खासा असर पड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात हम करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट की, जिसने खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दिया है। जी हां, आज एक और केस मिला देश में और वो मिला मुंबई से, महाराष्ट्र से। ये शख्स अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका से वापस आया था और आप ये देखिए कि ये दुबई होता हुआ दिल्ली के रास्ते अभी 24 नवंबर को ही मुंबई पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट।
बढ़ोतरी ने बजाई खतरे की घंटी। कोरोना के नए वेरिएंट से रहिए सावधान। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन ने एंट्री के साथ ही खतरे की घंटी बजा दी है। देश में ओमाइक्रोन का चौथा केस महाराष्ट्र में मिला है। मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली का रहने वाला ये शख्स साउथ अफ्रीका से लौटा था। उसकी उम्र 33 साल है। वो साउथ अफ्रीका से दुबई, फिर दिल्ली और वहां से 24 नवंबर को मुंबई आया था। उसने अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है। मुंबई में उतरते वक्त शख्स को हल्का बुखार था। इसके अलावा उसमें कोरोना का कोई और लक्षण नहीं दिखा। ट्रीटमेंट के लिए उसे कल्याण के कोविड केयर सेंटर में रखा गया था। संक्रमित मरीज के संपर्क में आए सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली मुंबई फ्लाइट में उसके साथ सफर करने वाले 25 को पैसेंजर्स का टेस्ट भी नेगेटिव आया है। इससे पहले कर्नाटक में 2 और गुजरात के जामनगर में 1 मरीज में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 6 राज्यों में कोरोना से संक्रमण और मौत की साप्ताहिक दर में लगातार बढ़ोतरी ने केंद्र की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, मिजोरम और जम्मू कश्मीर को चिट्ठी लिखकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है। गुजरात के जामनगर में भी ओमाइक्रोन का एक केस सामने आया है। ये व्यक्ति जिम्बाब्वे से लौटा है। वो 28 नवंबर को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जामनगर गया था। जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट से ओमाइक्रोन से संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अब तक ओमाइक्रोन संक्रमितों की संख्या 4 हो गई है। ओमाइक्रोन के पहले 2 मरीज कर्नाटक में मिले। इनमें एक 66 साल का विदेशी नागरिक है जो पिछले दिनों साउथ अफ्रीका गया था, जबकि दूसरा बेंगलुरु के बोमनहल्ली का 46 साल का हेल्थ वर्कर है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही ओमाइक्रोन की पुष्टि हुई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,603 नए केस सामने आए हैं। 415 लोगों की मौत हुई है। ओमाइक्रोन की एंट्री से साफ है, अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो तीसरी लहर का आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 10 में है इस दम के सफर में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।